तो क्या हालचाल भाई लोग। तो चलो यार एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज हम बात करेंगे पहले यार क्वांटम नंबर्स के बारे में कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद बात करेंगे हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन पे आएंगे, और उसके साथ ही साथ अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हंस रूल, इन सबको भी बहुत अच्छी तरह करेंगे यार। तो चलो पूरी एनर्जी से शुरू करो यार। तो पूरी एनर्जी है आप में मेरे से दुगना एनर्जी होनी चाहिए, तभी बात बनेगी यार। तो चलो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर से कि भाई पहले बताओ क्वांटम नंबर होता क्या है। अच्छा, क्वांटम नंबर तो करते रहते हैं हम तो, लेकिन उससे हमें पता क्या लगता है गाइस, पहले ये बात क्लियर करो। देखो क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर है जिनसे हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम पता लगती है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहां है, ये हमें किससे पता लगता है? क्वांटम नंबर से। गाइस आज से इस बात को क्लियर रखेंगे कि क्वांटम नंबर से हमें पता क्या लगता है। नहीं तो बस हम क्वांटम नंबर बोलते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उससे हमें पता क्या लगता है। तो गाइस आज से याद रखेंगे, क्वांटम नंबर से पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम हमें पता लगती है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो अब देखो क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर्स मैंने आपको लिखे हुए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद हमने लिखा है स्पिन क्वांटम नंबर। गाइस चारों ही बहुत ही जमदार और बहुत ही अच्छे क्वांटम नंबर्स हैं जो हमको कुछ ना कुछ सिखाएंगे और हमें 4 नंबर जरूर देंगे। आता ही रहता है यार इस पे क्वेश्चन। तो देखो नीट में ज्यादातर आता है गाइस, जेई में भी आता रहता है यार, हमेशा ही आएगा तो आता रहेगा। आपके तो अब सेट भी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं जेई में, तो किसी ना किसी सेट में तो जरूर ही आएगा इसमें। तो देखो पहला बात करते हैं गाइस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है गाइस। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डोनेट करते हैं, और ये क्या बताता है गाइस हमें? एन हमें बताता है कि शेल नंबर के बारे में बताता है कि गाइस शेल नंबर कौन सा है आपका, ठीक है ना। जैसे कोई भी एक एटम है, जैसे देखो कोई भी एक अपना एटम है, ठीक है ना। उस एटम में जैसे N1 क्या रिप्रेजेंट करेगा गाइस कि नंबर, मतलब फर्स्ट शेल है अपना तो N इक्वल टू 1 होगा। जब सेकंड शेल होगा तो N इक्वल टू 2 होगा। बहुत ही इजी है यार, फर्स्ट क्वांटम नंबर तो अपना इतना इजी है कि इसमें कुछ आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डोनेट करते हैं और ये शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए, ठीक है ना। इसके मेन चीज पे बात करते हैं जो ज्यादातर बच्चों को नहीं याद रहती, लेकिन आज से आपको याद रहेगी क्योंकि आप इस चैनल पे आए हो। तो देखो यार ये क्या हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंडिकेट क्या करता है, इसके बारे में बात करते हैं गाइज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट करता है गाइज की ऑर्बिट जो है, देखो अगर n इक्वल टू 1 है तो हमें पता लगा कि साइज ऑर्बिट का जो साइज है वो छोटा है ना। जब n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 से हम बता सकते हैं ना। जैसे देखो आपको कहा जाए कि आपसे यार सिंपली पूछा जाए कि n इक्वल टू 1 एक ऑर्बिट है, एक n इक्वल टू 2 ऑर्बिट है, तो बताओ दोनों में से लार्ज कौन है? तो आप सीधे बोल दोगे ना n इक्वल टू 1, क्योंकि उसका छोटा होता साइज। तो वही बताया गाइस की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिट भी इंडिकेट करता है गाइस, और एनर्जी भी इंडिकेट करता है। एनर्जी कैसे इंडिकेट करता है गाइस? देखो क्या होता है कि किसी मतलब कोई भी चीज, पहली बात तो गाइस एक रूल याद रखना कि कोई भी चीज की जितनी एनर्जी लो होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। गाइस देखते हैं हम जिस चीज में, किसी भी चीज में अगर एनर्जी ज्यादा हो तो कूदता ज्यादा है वो चीज, मतलब वो चीज अनस्टेबल बहुत होती है ना, अनस्टेबल बहुत होती है। जैसे कि अगर हम कुछ ज्यादा खाना खा ले, ठीक है ना, ज्यादा खाना खा ले तो हम अनस्टेबल हो जाते हैं, पूरे जोश में आ जाते हैं। तो उसको ही गाइस केमिस्ट्री में अनस्टेबल कंडीशन कहा जाता है कि मतलब अपनी एनर्जी हाई हो जाए। तो देखो फर्स्ट जब जैसे अपना न्यूक्लियस है, तो देखो ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और ये अपने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अब देखो न्यूक्लियस जो फर्स्ट ऑर्बिट है अपना, उसको देखो बहुत ही तेजी से खींच रहा है गाइस, और सेकंड के कंपैरेटिवली बहुत ही तेजी से खींच रहा है, और सेकंड वाला बहुत मतलब इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम अट्रैक्शन हो रही है। फर्स्ट के साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है गाइस, क्योंकि हमें पता है कि कूलम स्लो लगता हुआ है, कूलम स्लो लगता है इधर चार्ज के अंदर। देखो इधर ए भी चार्ज है, ए भी चार्ज है। अच्छा एक बात याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर कूलम स्लो नहीं लगता, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता, उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस लगती हैं गाइस। उसको हम अपना उसमें करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह क्लियर करेंगे, लेकिन आपको इधर बताना जरूरी था, ठीक है ना। तो ये अपनी चीजें हैं, तो इससे हमको देखो पता लगा ना
इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गाइस ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इन दोनों में ज्यादा है तो इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इस करके खिंचाव इन पे ज्यादा होगा, तो साइज इसका इसी करके छोटा होता है, क्योंकि जैसे देखो कोई चीज है ऐसे और ये सर्कल है और कोई चीज अंदर सेंटर की तरफ उसको खींच रही है तो उसका साइज सुधर जाएगा ना, तो इसीलिए इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा भी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज भी कम होगा, है ना, साइज कम होगा और एनर्जी भी लो होगी इसकी। क्यों एनर्जी लो होगी? क्योंकि ये दोनों स्टेबल ज्यादा है, ठीक है ना। जब ए वाला ऑर्बिटल ज्यादा, ऑर्बिट ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल का मतलब क्या हुआ गाइस, एनर्जी अपनी लो है यार। इतनी बड़ी कहानी बताने का मेन मतलब यही था कि लोअर द एनर्जी लार्जर द स्टेबिलिटी। इसको बात को याद रखना यार, केमिस्ट्री में हम इस लाइन का बहुत बार यूज करेंगे, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए गाइस। तो ठीक है ना, पहले हमने इसके बारे में बात कर ली। और गाइस इससे हमें एक चीज और इंडिकेट होती है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी हम n से इंप्लीकेट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। देखो जैसे अब ये हमें n = 1 दिया हो तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नजदीक है। जब n = 2 दिया होगा तो हमें पता होगा थोड़ा इलेक्ट्रॉन n = 1 के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा दूर है। तो गाइज आई होप ये चीज आपको पता लग गई होगी यार, बहुत इजी तरीके से हमने किया। तो गाइज हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कवर कर लिया, बहुत ही आसान क्वांटम नंबर था। तो नेक्स्ट देखो गाइज एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसके बहुत ही नाम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सबसिडियरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डोनेट करते हैं, स्मॉल एल से डोनेट करते हैं गाइज। इसको देखते हैं अब इसमें क्या होता है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगा। अच्छा देखो एटम जो होता है उसमें क्या होता है, देखो एटम में पहले शेल होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे भैया इतना क्या कहां ले जा रहे हो उसको भाई। देखो क्या होता है, शेल है पहले, ठीक है ना, शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर देखो शेल, सबसे पहले शेल है, फिर अपने सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। कोई बात नहीं, कंफ्यूज ना हो, आगे करेंगे फिर से। देखो सब शेल, देखो अब सब शेल क्या होते हैं गाइस, पहले आपको एक क्लियर हो। जैसे हमें किया ना कि एस सब शेल, पी सब शेल, है ना, पी जैसे हम बनाते थे ना कि पी सब शेल, ए अपना पी सब शेल है ना, ए अपना पी सब शेल है। तो गाइस बस जैसे पी सब शेल ए है अपना और डी सब शेल ए होता था, ठीक है ना। तो गाइस सब शेल क्या होते हैं, सब शेल को आप एक तरह से ऐसे भी दे सकते हो कि मतलब जब ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल है उनके जो ग्रुप को बोलते हैं उसी को गाइस सबशेल बोलते हैं। बहुत ही क्लियर चीज है, ऐसी आपको डेफिनेशन सिंपल से कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या इंडिकेट करता है, तो देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल गाइस इंडिकेट करता है, बहुत ही क्लियर रहना चाहिए आपको। जैसे देखो पहले इसके देखो वैल्यूज, देखो कि हम इसकी अगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकालनी हो जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखो 0 to n-1 L की वैल्यूज होती है, इसको एक एग्जांपल की तरह भी देखेंगे। तो देखो ये दोनों पॉइंट ही हम इससे इंप्लीकेट कर देंगे। तो देखो वैल्यू ऑफ n, मान लो कि आपको वैल्यू ऑफ n दी हुई है n = 4, ठीक है ना गाइस। थोड़ा टाइट लिख दिया तो आई होप शायद आपको थोड़ा देखने में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन यार आपको कंटेंट पूरा मिल रहा है, आपको कंटेंट से मतलब है, ठीक है ना। तो देखो वैल्यू ऑफ n हमें मान लो कि n = हमने 4 ले लिया, 4 एग्जांपल लिए ना हमने, तो मान लो उसकी वैल्यूज ऑफ L क्या होंगी। देखो गाइस मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज ऑफ L क्या होंगी, 0 to n-1। तो देखो 0 to n अपना इक्वल टू गाइस 4 है। तो देखो अब आगे क्या आएगा, देखो n = अपना 4 है, तो 0 to n-1, तो 0 to 4 - 1, तो 0 to 3 आ गया गाइस की अपनी वैल्यूज ऑफ L कहां से कहां होंगी, 0 to 3। तो देखो अपने पास L की क्या क्या वैल्यूज आई गाइस, L आया अपने पास 0, तो देखो 0 L क्या है अपना 0 से 3 है ना, जैसे n अपना 4 है गाइस, तो 0 to 4 - 1, तो 0 to 3 आ गया। तो देखो L की अपनी पास वैल्यू क्या क्या आई गाइस, 0, 1 and 2 and 3। तो गाइस अपने पास L की वैल्यू आई 0, 1, 2 and 3। तो गाइस जब L = 0 हो तो आपके खट से माइंड में आना चाहिए कि वो एस सब शेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो L = 0 जब होगा तो आपका एस सब शेल होगा जो कि स्पेरिकल होता है, उसकी शेप क्या होती है गाइस, स्पेरिकल होती है, ठीक है ना। जब L अरे एस वर्ड आया कहां से गाइस,
गाइज इस वर्ड से आया, शार्प नाम के एक वर्ड से निकला हुआ ये वर्ड एस है, ठीक है ना। और इसकी शेप ये मैंने जो लिखी है, इसकी शेप लिखी है और ये लिखा है कि किस वर्ड, मतलब कि जो एसपीडी है एक किस वर्ड से इनिशियली स्टार्ट हुए थे, कि ये वर्ड, ये जो चीजें हैं किस वर्ड से निकल के आई है, ठीक है ना। तो देखो जब L इक्वल टू 1 होगा तो आपके खट से माइंड में फिर से आना चाहिए कि अपने पी सब शेल के बारे में बात कर रहे हैं। और पी सब शेल की शेप क्या होती है गाइस, डंबल शेप होती है। डंबल शेप आई होप आपको पता होगा, डंबल शेप क्या होती है, ऐसी होती है। तो इसको भी आगे हम डिटेल में भी देखेंगे, एक्सिस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तो डंबल शेप होती है, ठीक है ना, आपकी पी सब शेल की सॉरी गाइस। तो देखो उसके, और पी जो वर्ड है कहां से आया गाइस, ये प्रिंसिपल वर्ड से आया। बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी चीज है, ठीक है ना। अब देखो गाइस नेक्स्ट करते हैं, L इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट हमें क्या करता है, इसमें भी आपके खट से माइंड में आना चाहिए कि ये अपने डी सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं। और डी सबशेल की शेप क्या होती है गाइस, डबल डंबल शेप होती है। डबल डंबल कैसे, ये देखो ये सिंगल डंबल था तो ये पी सबशेल था, तो जब डबल डंबल कर देंगे तो अपना डी सबशेल हो जाएगा। इसकी शेप हमने बताई कि शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे हो रही है, तो हमने ये चीज बताई। एल जब गाइस अपना इक्वल टू 3 होगा तो एफ सबशेल के बारे में हमें पता लगेगा, ये भी आपसे खट से होना चाहिए। और इसकी शेप क्या होती है गाइस, इसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, उसको हम बनाना बहुत मुश्किल है, इस करके हमने कभी देखा भी नहीं है बुक्स में कि एफ सबशेल होता कैसे है गाइस। तो अगर देखा भी है तो बहुत ही उलझा हुआ देखा हुआ है। तो एफ जो वर्ड है गाइस, जो डी वर्ड था गाइस, जो डिफ्यूज से आया हुआ था, पी वर्ड प्रिंसिपल से आया था, और एफ जो वर्ड है फंडामेंटल से आया हुआ वर्ड है। तो आई होप यार इधर तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब यार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत इधर लिखना है अभी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे पूरी एनर्जी से इसको भी मूव ऑन करते हैं। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो यार, पहले आप ले लो। गाइस आई होप आपने यार सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया आपका थोड़ा टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना, कि आपको टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो देखो गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं पूरी एनर्जी से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। देखो एंगुलर मोमेंटम हमने देखा, एंगुलर क्वांटम नंबर हमने देखा था कि क्या होता है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम एंगुलर मोमेंटम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चों को याद ही नहीं होता कि यार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता था। एंगुलर मोमेंटम तो सुना है, ठीक है ना, मोमेंटम भी सुना है, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है गाइस, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अंडर एल प्लस 1 इंटू एच बाय 2 पाई, ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा इस पे अंडर नहीं है ना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। इस पे अंडर है, अंडर एल प्लस 1 इंटू एच बाय 2 पाई, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, जो कि अगर क्वेश्चन अच्छे आए तो इसके बेस पे भी आ सकता है गाइस। कुछ वैसे खास है नहीं लेकिन आने को आ सकता है गाइस, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस सिंपल सा एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं जो कि है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। तो देखो गाइस हमने अभी क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने देखा क्या बताया उसने हमें नंबर मतलब शेल नंबर बताया। उसके बाद हमने देखा था एजुमुथल क्वांटम नंबर, जिसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं गाइस। उसमें हमने क्या देखा कि हमें शेल के बारे में पता लगा। अब जो तीसरा आदमी आया, तीसरे भाई साहब आए हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल के बारे में, हमें काफी डिटेल देता है। तो देखो सबसे पहले हमने देखा शेल के बारे में, फिर सबशेल पे आए, सबशेल के अंदर अब ऑर्बिटल है, अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जिसके बारे में हम स्पिन क्वांटम नंबर में भी देखेंगे। तो देखो पहली बात करते हैं कि हमेशा की तरह कि हमें इंडिकेट क्या करता है गाइस, इंडिकेट करता है हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको अभी और क्लियर करेंगे। देखो अभी जैसे पहले थोड़ा ये देख लो कि वैल्यूज क्या होती है गाइस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो इसकी वैल्यूज होती है -L to L, वेरी सिंपल फॉर्मूला। जैसे हमने उसमें 0 to n-1 किया था L की वैल्यू, तो अब L के बाद -L to L निकालेंगे तो अपने पास M की वैल्यू आ जाएंगी गाइस।
तो देखो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, महा इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका एडवांस का क्वेश्चन या एम्स लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो वैल्यूज ऑफ एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, कि जितनी एम की वैल्यूज होगी वो बराबर होगा नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, कि कितनी ऑर्बिटल कितनी ओरिएंटेशन करेगा वो उसकी एम की नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम उसे बता देगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होती तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2, जो कि आपको बहुत ही सिंपली पता होगा कि 2 ही होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में, ठीक है ना। ऑर्बिट, अब देखो हम जब से हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया तब से हमने ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म कर दिया, उसके बाद हम ऑर्बिटल पे आए। मैंने आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन बताई थी बहुत ही क्लियरली गाइस। व्हाट इज ऑर्बिटल, व्हाट इज ऑर्बिट? पहले ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ ओनली in which both indicate that कि electron are revolving around this, ठीक है ना, and nucleus is present at the center of a atom. But what is a orbital? Orbital is a 3-dimensional area या volume in which probability of finding electron is maximum. Okay guys, I hope clear हो रहा है कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाने की या इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना मैक्सिमम हो उसको ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल गाइस सर्कुलर पाथ में ऐसे नहीं घूमता, और कुछ किसी भी तरह ऐसे ऐसे घूमता है। पहली बात तो आपके विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, नहीं तो हम तो इसको इधर ही घुमाते रहते हैं, लेकिन आपको अभी ऐसे ही घुमा लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे ही घुमा रहे हैं अभी, ठीक है ना। जब हम करेंगे उसको यार, जब आप हायर स्टडीज पे जाओगे, जब देश के लिए कुछ और करने के लिए निकलोगे, तब इन चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। वैल्यूज हमने देख ली, वैल्यूज ऑफ एम, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज एम की होंगी और रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ओरिएंटेशन के, ठीक है ना। कि जैसे मतलब एम की वैल्यू मान लो 5 है, 5 हमने एम की वैल्यूज निकाली तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन उसकी 5 हो जाएंगी। देखो गाइस, अब ए भी मैंने करा दिया आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया कि 2 ही होते हैं ऑर्बिटल में, विद ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। इसको हम थोड़ा आगे रूल्स में भी अपने करेंगे, ठीक है ना। ऑपोजिट स्पिन के साथ ही होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में। गाइस अब नेक्स्ट देखो, एम फॉर पी सबशेल, कि पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या थी। मैंने आपको क्या बताया था, पी सबशेल आएगा तो खट से एल की वैल्यू क्या दिमाग में आनी चाहिए, बोलो जल्दी। एल इक्वल टू 1 होना चाहिए गाइस, तो एल अपना 1 होगा। तो देखो -1 to 1 हो जाएगा अपना फिर एम की वैल्यू। तो -1 to 1 के बीच में कितनी वैल्यू आई, -1, 0 एंड +1। तो गाइस हमें पता लगा कि 3 ऑर्बिटल, हमें जैसे देखा कि पी सबशेल, हमें पता था कि पी सबशेल है, तो हमें पता था कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है गाइस। तो देखो 3 ही अपने पास वैल्यू भी आई, ठीक है ना। अब देखो अपने 3 ऑर्बिटल, हमने 3 पी ऑर्बिटल 3 तरह के हैं, एक px, एक pz और एक py। देखो गाइस, देखो px क्या होता है गाइस, जैसे मान लो ये अपना xy प्लेन है ना, xy प्लेन है, तो px ऑर्बिटल क्या होता है गाइस, जो x प्लेन में हो, इसको बोलते हैं px ऑर्बिटल, ठीक है गाइस। बहुत ही सिंपल करा रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल ही डिटेल्ड में जा रहे हैं हम, लेकिन बहुत ही जल्दी, बहुत ही सुपर फास्ट एनर्जी से खत्म कर रहे हैं। और आई होप आपको फील भी नहीं हो रहा होगा कि हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कर भी टाइम पे रहे और हो भी रहा है इतना कुछ, ठीक है ना। वैसे ही करेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट देखो पीजेड। तो पीजेड भी गाइस सिंपल है, जैसे मान लो ये अपना, ठीक है ना, ये मान लो अपना जेड एक्सिस है, ये मान लो अपनी वाई एक्सिस है। तो गाइस जेड एक्सिस में जो अपना ऑर्बिटल होता है, ये मान लो अपनी एक्स एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस जहां मर्जी बना सकते हो ना आप, ठीक है ना। ये मान लो अपनी जेड एक्सिस है, तो ये अपना जेड ऑर्बिटल हो गया। तो चलो आप लोग कहोगे नहीं भैया एक जैसी एक्सिस ही बनाओ, तो चलो हम एक जैसी एक्सिस बना रहे हैं, लेकिन नीट वाले बच्चे ने बेचारे परेशान ना हो, ठीक है ना। मैथ वालों को तो समझ आ रहा होगा कि एक्सिस चलो कहीं से भी उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको एक्स एक्सिस ही ले, ठीक है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको और सिंपली, आपको कंफ्यूजन ना हो, सब बच्चों को देखना होता है। तो देखो भाई लाइन कोई अगर ऊपर नीचे बन गई तो माफ करना, ठीक है ना, ड्राइंग का स्टूडेंट नहीं हूं मैं। तो px देखो गाइज, देखो जैसे पहले हम बना लेते हैं, चलो आपके अकॉर्डिंग लेते हैं कि x y z। खुश हो अब? हाँ भैया आप खुश हैं, आप थोड़ा लग रहा है कि हाँ देखा हुआ है कुछ, नहीं तो पहले तो आप वैसे ही बना दे रहे थे। अरे भाई कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स हो गया है, हमें रूल दे दिया कि भाई एक्स एक्सिस यही है अपनी, ठीक है ना, कुछ फिक्स नहीं है।
हम जहां मर्जी अपनी मर्जी ले सकते हैं। तो देखो गाइस px क्या होगा, जिसमें p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी x एक्सिस में होगी, उसको px ऑर्बिटल बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। ए अपना मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ x एक्सिस में है, x एक्सिस में इलेक्ट्रॉन और ओसिलेट कर रहा है, तो उसके बारे में गाइस हमें बताया है px ऑर्बिटल ने। तो देखो py ऑर्बिटल क्या होता है, जो y एक्सिस में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, ये अपना py ऑर्बिटल होता है। मैंने आपको शेप बता रहा था, इसीलिए मैंने जगह खाली करवाई थी आपकी, ठीक है ना। और pz ऑर्बिटल भी गाइस सिमिलरली ऐसे ये अपना pz ऑर्बिटल होगा गाइस। तो आई होप यार ये चीज क्लियर होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लो, मैंने डी सब शेल के बारे में बताना, जल्दी लो जल्दी जल्दी लो, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो अब हम डी सब शेल के बारे में भी देखेंगे कि क्या होता है। तो देखो बहुत ही क्लियर है यार, बहुत ही एनर्जी के साथ हम इसको खत्म कर देंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन नंबर भी हमें देता है साथ साथ में। तो देखो M फॉर डी सब शेल। तो देखो गाइस पहले डी सब शेल की L की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था कि आपको खट से दिमाग में आना चाहिए कि L इक्वल टू 2 हो, तो मतलब डी सब शेल की बात कर रहे हैं तो L की वैल्यू 2 होगी। तो -2 ठीक है ना, ये 2 दूसरा वाला इंग्लिश वाला। तो -2 से 2 के बीच में कितनी वैल्यू है, -2 -1 0 +1 +2, तो मतलब 5 वैल्यूज आई अपने पास m की। तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितनी हुई, 5 हुई अपनी नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। तो देखो अब इसके हमने देखो एक ऑर्बिटल, अब इसके ऑर्बिटल्स के नाम देखो। पहला ऑर्बिटल है dxy, ठीक है ना, dyz। अच्छा जो ये वैल्यू भी हमने लिखी है ना, अच्छा ये जो मैंने चीज लिखी है, क्या ये एरो बनाया है, किस लिए बनाया है कि गाइस हमें वैल्यू ए जो मतलब एल की इस वैल्यू को हमने कहा है कि ये वैल्यू पी वाई की होगी गाइस। ये अच्छा ये आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, देखो ये बच्चों की तरह यहाँ पे याद रख सकते हो कि जैसे एक्स और वाई होगा तो उनके लिए 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट, ठीक है ना। बस ये याद करने का एक मेथड बता रहा हूं, 1 पॉइंट। और अगर जेड हो तो 0 पॉइंट, ठीक है ना, जेड हो तो 0 पॉइंट। तो देखो एक्स के लिए 1 पॉइंट, जेड के लिए 0 पॉइंट, वाई के लिए 1 पॉइंट। गाइस मैंने एरो इसलिए बनाया है कि जाई मतलब प्लस वाली वैल्यू जाई इसको भी दे सकते हो, जाई इसको प्लस वाली वैल्यू दो, जाई माइनस वाली वैल्यू दो, मतलब ये शिफ्ट हो सकती है इन दोनों की वैल्यू। बस हमने ये बताया कि मतलब जरूरी नहीं है कि px की वैल्यू -1 ही हो, ठीक है ना। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, तो इसलिए मैंने इसको एरो बना दिया हुआ है गाइस। तो अब देखो ऐसे ही हमने देखा कि एल की 5 वैल्यूज आई, तो इसमें देखो अपने पास पहले देखो ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, dxy, dyz, dz2, dxz, dx2 डैश y स्क्वायर गाइस है, माइनस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, डैश है, ठीक है ना, माइनस ना कर देना उसको। तो देखो सेम वैसी एरो इंडिकेट करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो अपनी रिवर्सेबल है। जब dxy +2 इसको दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस प्लस माइनस किसी को भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, बस पॉइंट देखो। देखो मैंने आपको बताया था x का 1 पॉइंट है, तो इधर x भी है y भी है, तो इसके 2 पॉइंट हुए, ठीक है ना। माइनस प्लस का कोई अपने को फर्क ही नहीं है। अब देखो इधर y का 1 पॉइंट, z का 0 पॉइंट, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। इधर z ही है दोनों तो 0 आ गई, ठीक है ना। इधर x और z है तो इधर अपने x आ गया, मतलब एक ही आ गया। इधर x और y दोनों है तो इधर 2 आ गया। ये बस एक सिंपल सा मेथड था, मैंने आपको वैसे सिंपली, टीचर कहते हैं याद कर लो, लेकिन मैंने आपको सिंपली एक मेथड बता दिया कि जिस अकॉर्डिंग मैंने याद रखा हुआ है आप भी वैसे याद रखो तो ईजी रह जाता है गाइस, ठीक है ना। अब आई होप ये क्लियर हो गया। और इसकी भी अब चलो शेप देख लेते हैं कि कैसे क्या है, ठीक है ना। देखो पहला है dxy, तो देखो पहले तो सिंपली वो बना लेते हैं, ठीक है ना गाइस। आई होप कि कैमरा चल रहा हो, पता नहीं क्या हो रहा है कि कैमरा बीच बीच में कभी कभी बंद हो जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे फिर से शूट करना पड़ता है उसको, तो डबल मेहनत लग रही है यार आजकल, ठीक है ना। आप पूरा सपोर्ट अपने तरफ से सॉरी फॉर यार डिस्टर्बेंस, यार कैमरा पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा है 10-15 मिनट बाद, तो इसकी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, सोल्व करता हूँ। तो चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो dxy, देखो पहले हम इसके वो बना रहे थे, तो देखो पहले बनाते हैं। अच्छा चलो मैं इसको और सिंपल कर देता हूं, तो देखो xy है ना, xy बना लेते हैं। तो देखो पहले dxy देखो, तो dxy को गाइस बनाने का सिंपली मैं तरीके आपको बताता हूं। dxy देखो गाइस कैसे बनता है, x और y एक्सिस बनाओ, ठीक है ना। x और y एक्सिस के बिल्कुल 45 डिग्री एंगल से, जैसे 45 डिग्री एंगल हुआ ना, बिल्कुल इसके बीच में से, मतलब नीटालेस बच्चे तो बीच में से समझते हैं, 45 डिग्री जल्दी समझते ही नहीं है। तो देखो उसके बीच में से गाइस बस एक ऑर्बिटल भेजो, तो एक ऑर्बिटल ऐसे आया,
ठीक है ना। एक ऑर्बिटल ऐसे आया एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल बीच में से एक हमने ऑर्बिटल भेजा, और एक जस्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट से भेज दो, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया डी एक्स वाई ऑर्बिटल। गाइस बहुत ही क्लियर चल रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो और क्लियर करते हैं, देखो वाई जेड, डी वाई जेड बनाते हैं, तो देखो वाई जेड में क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा उसके वाई जेड एक्सिस के, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक बिल्कुल उसके बीच में से जाएगा वाई जेड एक्सिस के, और एक उसके जस्ट ऑपोजिट जाएगा, एज सिंपल एज गिवन, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल ऐसी चीजें चल रही है गाइस। डी जेड स्क्वायर देखो क्या होता है, डी जेड स्क्वायर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये देखो जैसे मान लो ये अपनी जेड एक्सिस है, ये मान लो कोई भी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। मैं तीनों एक्सिस नहीं बना रहा हूं गाइस कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, क्योंकि नीट वाले बच्चे भी हैं इसमें काफी, और आपको कोई जरूरत भी नहीं है तीनों एक्सिस बनाने की इधर। तो देखो डी जेड स्क्वायर में क्या होगा, तो पहले चलो वो बनाते हैं, सॉरी पहले इसको भी बना लेते हैं, तो क्योंकि आपको एक थोड़ा कंसेप्ट ही बताना है प्लेनर ऑर्बिटल एंड एक्सियल ऑर्बिटल के बारे में। तो डी एक्स जेड बना लेते हैं गाइस। तो देखो डी एक्स जेड क्या होगा, देखो x मान लो है अपना, z मान लो है, तो डी एक्स जेड क्या होगा गाइस, पहले सेम वैसे कि x और z के बीच में से एक ऑर्बिटल निकालो, तो और उसके बाद जस्ट उसके ऑपोजिट में एक ऑर्बिटल निकाल दो, तो ये अपना हो गया डी एक्स जेड ऑर्बिटल। बहुत ही क्लियर चीज है गाइस, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ये अपना हो गया डी वाई जेड। तो ये अपने चीजें हो गई, ठीक है, ये हमने पहले तीन बना लिए। तो गाइस ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं इनको हम बोलते हैं प्लेनर ऑर्बिटल। वेरी वेरी क्लियर पॉइंट, ठीक है ना, प्लेनर ऑर्बिटल, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा और बताता हूं, तो देखो अब डी जेड स्क्वायर के बारे में बनाते हैं। तो देखो डी जेड स्क्वायर क्या होगा, ये अपना जेड एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो डी जेड स्क्वायर गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आता है इस पे एक। देखो इसको गाइस डी जेड स्क्वायर को हम ऐसे बनाते हैं, जेड एक्सिस में एक ऑर्बिटल, और गाइस जो हमने ये दो प्लेट्स ही बनाई है ना, प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है एक सर्कल सा, और ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। तो ये एक मात्र ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन, तीनों प्लेन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। गाइस एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आ भी सकता है ओलंपियाड में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें तीनों प्लेन में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है गाइस। आई होप क्लियर है सब तक अभी तक। तो देखो मैं सब कुछ करा रहा हूं, इतने कम टाइम नहीं है आपको, तो ठीक है। लाइक बनता है इस बात का, कमेंट जरूर करा करो यार, लाइक करो चाहे ना करो, कमेंट करा करो, कमेंट से असली एनर्जी आती है मेरे पास, जो कि मैं आपको इधर लेक्चर में शो करके दिखाता हूं, ठीक है ना। लास्ट देखो, लास्ट बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, नोट ए माइनस, ठीक है ना। देखो अब x और y, तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर क्या होता है गाइस, बस इसका तो सिंपल ही है कि एक x एक्सिस में बना दो, ठीक है ना, एक उसके y एक्सिस में बना दो। तो ये अपने दो और हो गए गाइस। इनको क्या बोलते हैं, ये अपने होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये होते हैं अपने एक्सियल ऑर्बिटल। तो देखो गाइस हमने देखे प्लेनर, तीन ऑर्बिटल जो डी सबशेल के तीन ऑर्बिटल जो है वो प्लेनर ऑर्बिटल है, और दो ऑर्बिटल जो है एक्सियल ऑर्बिटल है। गाइस देखो ना, ये अपने प्लेन में है, ये देखो वाई जेड प्लेन है, उसमें प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये देखो ये एक्सिस में लाई कर रहे हैं, ये एक्सिस में लाई कर रहे हैं, एक्सिस में लाई कर रहे हैं, ऐसे है तो एक्सिस में लाई कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इनको प्लेनर ऑर्बिटल बोलते हैं और इनको एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। गाइस बहुत ही क्लियर, आई होप आपको शेप भी समझ आ गई होगी कैसे बनाई हमने, एक्स वाई कैसे बनाई, एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे हमने एक ऑर्बिटल बनाया, और जस्ट उसके ऑपोजिट हमने एक एंगल और मतलब एक ऑर्बिटल और बना दिया बिल्कुल 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री एंगल है इन पे। तो वैसे गाइस हमने ए भी बनाया, और डी जेड स्क्वायर देखो बहुत ही स्पेशल केस था, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई जेड प्लेन तीनों में ही होती है, और हमने एक डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर किया गाइस, माइनस नहीं है वो, ठीक है ना। तो इसका हमने एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में बना दिया, तो दैट्स सोल्व,
ठीक है ना। तो हमने पूरी एनर्जी से यार ये सब चीजें खत्म कर लिया, हमने वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आप चीजें देख सकते हो इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब गाइस लास्ट क्वांटम नंबर करते हैं, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एमएस से डोनेट करते हैं, इट इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपने सोचा होगा इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी करेंगे इसको। तो देखो ए हमें क्या इंडिकेट करता है, ए हमें इंडिकेट करता है स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन ओरिएंटेशन कैसी है, कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो हमें इससे ए चीज पता लगती है। तो देखो गाइस इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होती है गाइस, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस माइनस हाफ होती है। प्लस हाफ कब, जब क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो, माइनस हाफ कब, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो, तो उसको माइनस हाफ वैल्यू देते हैं गाइस। एक और चीज आती है गाइस, टोटल स्पिन भी हमें कभी कभी पूछते हैं। तो टोटल स्पिन का गाइस फॉर्मूला है प्लस माइनस हाफ इंटू एन। तो बात रहेगी भैया एन क्या होता है, तो एन है यार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो अपना हो जाएगा काम। नंबर ऑफ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यार, केमिकल बॉन्डिंग में इसको अच्छी तरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इधर अभी बताना जरूरी था कि आप कमेंट में ना लिखो भैया ये चीज नहीं बताई आपने, ठीक है ना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखते हैं गाइस, देखो जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखा था, उसी तरह होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला भी सेम वैसा ही है, अंडरवुड एस एस प्लस 1 एच बाय 2 बाई। तो आई होप गाइज आपको सब कुछ किधर तक क्लियर हो गया हो। तो पूरी एनर्जी से यार स्टार्ट करते हैं आगे। हम अब करेंगे आगे कुछ रूल्स करेंगे, अफबाउ प्रिंसिपल, हंस रूल, ठीक है ना, ये सब चीजें करेंगे। और स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करके अपना इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और उसके बाद एक लेक्चर लेंगे जिसमें फोकसली हम अपने प्रीवियस ईयर करेंगे। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो गाइज चलो यार अब इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग सीखते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फील कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल रूल है। तो गाइज पहला रूल है अपना अफबाउ रूल, अफबाउ रूल, ठीक है ना, बहु बहु करते वाला। तो देखो ए रूल अपना क्या कहता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इन ए लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, जिसकी एनर्जी लोएस्ट होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर हाई थोड़े से उसके हाई लेवल पे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। पहले सबसे मतलब छोटे वाले में लगेगा, ठीक है ना, सबसे छोटे वाली जिसकी एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे बड़े वाले में, फिर उससे आगे आगे ऐसे जाता रहेगा गाइस। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, कि जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें ही जाएगा। तो गाइस देखो थोड़ा एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन प्लस एल के, इसको एन प्लस एल रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एन प्लस एल के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, अपने बहुत क्वेश्चन में इसको यूज करते हुए निकलेंगे, आपको मैं प्रीवियस ईयर में दिखाऊंगा, ठीक है ना। पूरी एनर्जी के साथ रहो यार, बिल्कुल भी आपकी नींद नहीं आनी चाहिए, इस बात का याद रखना। लेक्चर लेंथी है लेकिन आपको एक कुछ दे के निकलेंगे। अभी टाइम है, 2 महीने मेहनत कर लो बस, फरवरी में यार मतलब उखाड़ के रख देना। उसके बाद की फरवरी के बाद हम एडवांस पे फोकस रखें, मेंस ना हमें करना पड़े फिर से, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। और नीट वाले बच्चों आपके पास तो एक ही चांस है, जेईई वालों को 4 चांस मिलते हैं, आपके पास एक ही चांस है, तो आपको पूरी मेहनत से काम करना है, ठीक है ना। तो देखो इन एन प्लस, जब देखो इफ लिखना था गाइस, तो देखो इफ एन प्लस एल इज सेम, अगर मान लो आपका एन प्लस एल सेम आ जाए, तब किसकी भाई एनर्जी देखे किसकी ज्यादा है, तब क्या होगा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के। गाइस इसको एग्जांपल के तरह भी समझेंगे, इधर आएंगे जब, ठीक है ना। अभी बस इतना याद रख लो कि एन प्लस एल जब सेम होगा तो एन के अकॉर्डिंग हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे, कि जिसका एन ज्यादा होगा उसी की एनर्जी ज्यादा होगी। आपको वैसे आपने किया भी होगा। तो गाइस अब लास्ट में देखो अफबाउ प्रिंसिपल के, कि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग कैसे करेंगे। तो देखो मैंने पहले सीरीज लिखी है कि ये 1 सबशेल है, ये सेकंड सबशेल है, ठीक है ना, 1s 2s ये सबशेल लिखे ना मैंने, कि s सबशेल के ये अपने 7 टाइप 7 होते हैं, ठीक है, 7 ही पीरियड है ना अपने। देखो 1s
2s 3s 4s 5s 6s 7s। अब देखो गाइस p कहां से स्टार्ट होगा, जस्ट इसके नीचे से एक लैडर बनते जा रही है, देखो 1s, एस कहां से स्टार्ट होगा 1 से, P कहां से स्टार्ट होगा 2 से, D कहां से स्टार्ट होगा 3 से, एंड F कहां से स्टार्ट होगा 4 से। तो ऐसे ऐसे होते जाता गाइस, एक लैडर सी बनते आती है, ठीक है ना। तो देखो बस हमने ऐसे लिखा, उसका 2P ऐसे लिखा, उसका 3D वाली सीरीज ऐसे लिखी, F वाली सीरीज हमने ऐसे लिखी। अब देखो बस फिलिंग कैसे करनी है, बस ऐसे ऐसे एरो मारते आओ, देखो ऐसे सीधा सीधा एरो इस डायरेक्शन में जैसे मैं एरो मार रहा हूं वैसे अपने एरो मारते जाओ। देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। पहले हमने ये बना लिया, पहले आपने बस सीरीज बना लेनी है कि पहले हमने लिख दिया 7 तक ऐसे लिख दिया, 2 से स्टार्ट करके P लिख दिया, 3 से स्टार्ट करके D लिख दिया, 4 से स्टार्ट करके F लिख दिया, 4F 5F। अब देखो गाइस उसके बाद बस हमने इसी ऑर्डर में फिलिंग करनी है, आपको ये सब लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि इस अकॉर्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग कि आप पहले n+l निकालो, उस अकॉर्डिंग एक एक ऑर्बिटल भरो, वैसे भी आपको नहीं करना पड़ेगा, आप बस सीधा इस चार्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, देखो जैसे सोडियम है, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी गाइस, देखो लिखना स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम से लिखेंगे। देखो पहले लिखेंगे 1s, देखो पहले 1s को फिल करेंगे, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 2, तो 1s2, ठीक है ना। शेल की भी, अभी तो सब शेल की बात कर रहे हैं, तो एस सब शेल में, अच्छा एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस सब शेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, ठीक है ना। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 होते हैं, मैंने आपको बताया है अभी आपको शेप भी मैंने दिखाई, ठीक है। डी ऑर्बिटल में, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ में कितने होते हैं 7 होते हैं, ठीक है ना। देखो 2 से इंक्रीज होते जा रहा है, पहले 1 था, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, ठीक है ना। तो क्लियर है। अब देखो 1 मिनट इसको इरेज कर दूं। तो गाइस बहुत ही एनर्जी के साथ चलेंगे यार, कभी भी आपकी एनर्जी डाउन, मेरे से ज्यादा डाउन तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब देखो सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, तो इसका गाइस देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो देखो एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको हम देखेंगे भी आगे, अभी वैसे आपको पता ही है, मैंने आपको बताया भी है पहले ही। तो देखो 1s2 पहले लिखा, उसके बाद 2s2 लिखेंगे, है ना, पहले इधर आए, देखो उसके बाद फिर इधर यही चीज आई, तो देखो 2s2, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसको खत्म कर दिया, अब तीसरी लाइन में आओ, तो देखो p सब शेल में 3 ऑर्बिटल है गाइस, तो 3 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 आ सकते हैं ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल है तो 6 आ सकते हैं गाइस, तो हम 6 अपने इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो जाएंगे। तो देखो हमने पहले लिखा 1s2, इसमें 2 ही आ सकते हैं सब शेल में, इसमें भी 2s2, तो ऐसे ही ऐसे आ रहे हैं 2s2, उसके बाद 2p2, उसके बाद हम लिखेंगे 3s। तो देखो अब अपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 2 2 4 2 6, मतलब अपने 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया गाइस, तो 1 इलेक्ट्रॉन अब 3s में आ जाएगा, तो अपनी 3s1। तो गाइस देखो हमने 11 के 11 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो यही अपनी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। देखो एक और कर लेते हैं, जैसे आप कहो तो कि आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। देखो क्लोरीन की लिखते हैं, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, 17 एटॉमिक नंबर है। तो देखो पहले 1s2, ठीक है ना, फिर 2s2, फिर 2p6, ठीक है ना, वो देखो 2p6 लिखा, उसके बाद 3s2, देखो 3s2 तक हमने पहले लिख ही लिया था, अब उसके आगे देखो 3s2 3s1 तक लिखा था, लेकिन 2 तक लिख सकते हैं आगे, क्योंकि हमें आगे तक जाना है। उसके बाद 3p6, ठीक है ना, 3s2 के बाद तो 3p आ रहा है, और 3p6 के बाद 4s1। अच्छा हमारे कहां तक ले दिया 2, मतलब 4 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, ठीक है ना। अच्छा हमें इधर तक ही रुकना था, ठीक है, क्योंकि ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखो हम ऐसे इरेज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमने पूरे इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऐसी अकॉर्डिंग की, पहले हमने 1s फिल किया, फिर 2s फिल किया, फिर 2p किया, फिर 3s किया, फिर 3p किया। अब हमने देखा कि 3 पे p3 वाले के जो p और सब शेल है उस पे हमने देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन पे ही उसके इलेक्ट्रॉन जो है खत्म हो जा रहे हैं। देखो 17 के तक गिनती इधर ही आ रही है ना, 2 + 2 4 10
12 एंड 5 70, तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूरे फिल कर दिए। तो आई होप गाइज आपको अफबाउ प्रिंसिपल समझ आ गया होगा और इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग में आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप क्लियर है गाइज। आप देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक बार फिर से देख लूं यार, आज प्रॉब्लम हो रही है कैमरे में थोड़ी, तो देख लो कैमरा बंद तो नहीं है, तब तक आप इसको थोड़ा देखो, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, सब कुछ सही चल रहा है यार, कैमरा अच्छी तरह चल रहा है। तो देखो लास्ट बात करते हैं अपने इस पेज की, उसके बाद हम करेंगे स्क्रोडिंगर इक्वेशन को करेंगे गाइस। तो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा टफ है टॉपिक, तो ज्यादा अगर बच्चों को लगता है, लेकिन आज उसको इजी तरीके से कर लेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाए, ठीक है ना। तो देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो गाइस देखो एक पॉली भाई साहब आए थे, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उन्होंने क्या बताया कि इन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विद ऑपोजिट स्पिन। वाह 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 वाह, ऑपोजिट स्पिन गाइस, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो बच्चे याद रख लेते हैं, लेकिन ऑपोजिट स्पिन नहीं याद रखते और उसी से मार खाते हैं। जेई नीट पूछता ही इसी से है भाई, ये तो सबको याद रहता है, उनको पता है तुम कौन सा पॉइंट मिस करोगे और उसी से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो ऑर्बिट, एक किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन में होंगे, ऐसे कि एक स्पिन उसके ऊपर है, एक क्लॉकवाइज हो तो एक एंटी क्लॉकवाइज हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है दूसरा भी ऐसे ही है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है ना, लोगो तो नहीं आ रहा कहीं उधर एडिटर का, देखो जैसे ए, ऐसे कभी नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हो, एक की स्पिन ऊपर होगी तो एक की नीचे होगी, ठीक है ना। वैसे ऊपर नीचे ऐसे नहीं, मैंने आपको बताया था स्पिन उसकी 2 तरह की हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बस। तो हमने गाइस बहुत ही क्लियरली देखा कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनकी भी स्पिन ऑपोजिट होगी। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग का एक चीज और सीख ली, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने कर डाला, ठीक है ना। आई होप आपको 2 प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को फील कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब गाइस आगे देखो हर्ट्ज रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी, देखो अब इसको देखो, फॉर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, वाह 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 क्या वर्ड है, डीजेनरेटेड का मतलब क्या होता है गाइस, डीजेनरेटेड मतलब सेम, मतलब फॉर सेम, डीजेनरेटेड मतलब डीजेनरेटेड का मतलब फॉर सेम एनर्जी लेवल, लिख लो जिसको लिखना है लिख लो, सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल, बहुत ही प्यारा वर्ड है। डीजेनरेटेड मतलब फॉर सेम एनर्जी लेवल, देखो फॉर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मतलब फॉर सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल, पेयरिंग विल स्टार्ट व्हेन ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड विद अ सेम स्पिन। तो देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब, देखो इसको इरेज कर दूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लेना है तो ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है ना। आपने ले लिया होगा, तो अब देखो देखो जल्दी जल्दी देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इरेज करने में, जितना जल्दी हो जाए यार, ठीक है ना। और क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन आपने साथ साथ में करने, मैं तो मैक्सिमम कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आपके 1 घंटे में हो जाए उतने मैं कराऊंगा, ठीक है ना, जितने मैक्सिमम होंगे, टफ से टफ, इजी से इजी सब कराऊंगा, हर एक वैरायटी तो आपके सारी मैं करा दूंगा। लेकिन अब एक टाइप पे अगर 3-4 क्वेश्चन आया तो गाइस अब 3-4 कराने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी मेन बात की, आप अपने तरफ से जब तक मेहनत करना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आपके हाथ कांपने खुद बंद नहीं होंगे तब तक नहीं होगी बात, ठीक है ना। तो देखो हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या है, फॉर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल गाइस, जैसे मान लो पी ऑर्बिटल, पी सबशेल है, तो पी सबशेल ए जो अपने 3 ऑर्बिटल है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है कि सेम एनर्जी लेवल है। देखो जिन ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम होती है ना, उनको हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखते हैं, देखो इनका हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है ना, इसी करके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है। ऐसी डी ऑर्बिटल देखो गाइस, वैसे हम डी ऑर्बिटल को अपने उसमें क्या अंदर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तब उसमें देखेंगे कि आगे स्प्लिट भी होते हैं, लेकिन लिगेंड के केस में होता है गाइस, अभी आपके कोई काम का नहीं है। तो देखो इसमें भी डी लेवल सेम है, तो एक डी जनरेटेड ऑर्बिटल है कि इनकी एनर्जी सेम है, इन सब की एनर्जी, जितने भी ऑर्बिटल है, जितने भी डब्बे हैं, अब इनकी एनर्जी अपनी सेम है गाइस, ठीक है ना। तो समझ गए इतने बात। तो देखो अब हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि जो सेम एनर्जी ऑर्बिटल वाले ऑर्बिटल्स होते हैं
उसमें पेयरिंग कब स्टार्ट होती है, जब ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड विद सेम स्पिन। कि जब देखो ईच ऑर्बिटल की हर एक ऑर्बिटल जब सिंगली फिल्ड हो जाएगा सेम स्पिन के साथ, देखो हर एक ऑर्बिटल फिल भी हो गया सेम स्पिन के साथ ही, तभी उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि जैसे हमने ऐसे किया कि अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने दोनों को इधर ही भर दिया, ऐसा नहीं होगा। पहले सिंगली फिल्ड होंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने एक ऐसे फिल कर दिया और एक ऐसे फिल कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है ना। विद सेम स्पिन, सेम स्पिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना। तो इधर समझ जाना तो क्या हो रहा है। इधर देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने क्या दिखा था, ऑपोजिट स्पिन, क्योंकि उसमें सेम ऑर्बिटल में कह रहे हैं और इसमें सेम सबशेल में कह रहे हैं, तो उसमें सेम स्पिन की बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस। ये आपको 2-3 रूल जबरदस्त याद होने चाहिए, ठीक है ना, आपको समझे होने चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अब इसके बाद हमने 3 रूल कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद अब हम करते हैं फॉर सिंग। देखो गाइस अब मैं आपको एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट बताता हूं जो ज्यादा अगर बच्चों को नहीं पता होता लेकिन आपको पता होगा आज से। तो देखो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज ओनली ऑन एन, नॉट डिपेंड ऑन एल, ठीक है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी जो है सिर्फ एन पे डिपेंड करती है। तो देखो जैसे एग्जांपल 1s, देखो अब एनर्जी लेवल हमने लिखा है कि एनर्जी लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो सबसे पहले 1s की सबसे लोएस्ट और 2s और 2p की बराबर है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, ठीक है ना। समझे, बहुत आसान है। तो देखो इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी क्योंकि इनका n बराबर है, l से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे ही हमने लिखा। एक बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि उनको याद ही नहीं होता, उनको n प्लस वाले n प्लस एल ही याद रहता है, लेकिन इसको भी याद रखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गया तो उसमें आपको एल से कुछ लेना देना ही नहीं है गाइस, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए आपको। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में लिखा ही हुआ है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n प्लस एल के। तो देखो गाइस अपना देखो n कितना, इधर 1 है, l कितना है अपना, s हमें क्या l, s से क्या पता लगता है कि l कितना है अपना, l अपना 0 है। तो देखो इधर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, ठीक है ना। इधर 2 प्लस 0, s अपना 0, s के लिए l की वैल्यू 0, ठीक है ना, 2 हो गया। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो देखो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, तो ये अपना हो गया 3। अब देखो इसकी वैल्यू 3, s की वैल्यू 0। तो देखो अपना एनर्जी n प्लस l आया, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 3। जो मैंने अब आपको इधर चीज बताई थी कि जब n प्लस l सेम हो, देखो पहले तो हमने इसको लिखा कि n प्लस l जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इन दोनों में तो इसकी ज्यादा होगी। अब इन दोनों में भाई साहब में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया था जब n प्लस l सेम होगा तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n के। तो देखो अब इन दोनों में n प्लस l बराबर है, तो n किसका ज्यादा है, n इसका ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो गाइज लास्ट में देखो एक बात करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन nth ऑर्बिटल, ठीक है ना, nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 1। कि गाइज कितनी वेव्स कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है जब वो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेते हैं, पूरा चक्कर लगा लेता है अपने ऑर्बिट में, तो n क्या नाम है, n नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस करता है। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है कभी कभी। ओके ठीक है, पूरी एनर्जी से हम चले थे। तो अब यार हम करेंगे स्क्रोडिंगर इक्वेशन और अपने इस चैप्टर को ओवर करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आता हूं स्क्रोडिंगर इक्वेशन को लेके। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो गाइस फाइनली लास्ट में देखते हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन नीट के स्टूडेंट चाहे तो इधर तक अपना क्विट भी कर सकते हैं, इधर तक स्किप कर सकते हैं, उनके आगे वाला काम है, लेकिन जेई वालों को चलो देख लेना चाहिए कि कैसे क्या चीजें हैं। तो गाइस स्क्रोडिंगर इक्वेशन में अब मैं आपको जितना कराऊंगा आपको उतना ही करना है, उससे ज्यादा 1% भी ना करना, नहीं तो डूब जाओगे, ठीक है ना। इसमें जितना भी मैं आपको करा रहा हूं मैक्सिमम है, इससे सारे के सारे आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा ज्यादा ही करा रहा हूं, ठीक है ना। गाइस स्क्रोडिंगर इक्वेशन देखो, ये सेंट्रल इक्वेशन है वेव मैकेनिक्स में, जो वेव मैकेनिक्स को पूरा खोल के रखती है, लेकिन अपने काम का अब इतना नहीं है। तो इसकी बस इक्वेशन देख लो,
ई साई, इसको बोलते हैं गाइस साई, ठीक है ना, ई त्रिशूल की तरह है, ई साई बराबर है एच साई के। एच क्या है, हैमिल्टन ऑपरेटर है, आपको बस वैसे नाम बताने के लिए था, ठीक है ना, ये आपको बस सुना सुना लगे कि बुक में अगर आप कहीं देख लो तो आपको डरावना सा ना लगे। तो गाइस इसकी एक और इक्वेशन है, जब मूविंग पार्टिकल, जब पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसकी इक्वेशन एक और है स्क्रोडिंगर की। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसी वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसी जेड के रिस्पेक्ट में, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई के, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो बस गाइस ये दो इक्वेशन है, बस आपको दिखानी थी कि आपकी आंखों के सामने आ जाए कि आपका डर इस पे खत्म हो जाए, और कुछ नहीं है इसमें, आपको समझना कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस देखो साई क्या होता है, साई एक अपना वेव फंक्शन होता है, जैसे हम फंक्शन चैप्टर करते हैं ना, तो जैसे उसी की तरह वेव मैकेनिक्स में अपना एक फंक्शन होता है जिसको वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन गाइस दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है ना, रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन। रेडियल फंक्शन जैसे आर हो गया, एंगुलर फंक्शन क्या होता है, जैसे थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, ठीक है ना। तो रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड करता है एन और एल पे, एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है एल और एम पे, ठीक है ना, बहुत ही क्लियर है। एंगुलर वेव फंक्शन मैंने आपको बता दिया थीटा ओमेगा होता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी इधर तक, अगर आपको नहीं समझ आ रहा बस इधर से आगे समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो इधर इसलिए समझा रहा हूं कि कई बच्चे होते हैं जिनको मजा आता है थोड़ा एक्स्ट्रा करने में भी, तो उनके लिए भी करा रहा हूं, ठीक है ना। गाइस फाई स्क्वायर क्या होता है, साई स्क्वायर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि ये क्या बताता है, साई स्क्वायर क्या बताता है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस की, मतलब संभावना बताता है कि कितनी संभावना है इलेक्ट्रॉन की मिलने की उस जगह पे। यार कितना सिंपल बता दिया, मैं इतना सिंपल कैसे बता दिया आपको। चलो कोई बात नहीं, आपको बहुत मजा आ गया होगा कि इससे क्या पता लगता है कि हमें कितनी कितनी संभावना है इलेक्ट्रॉन की उस एरिया में मिलने की, ठीक है ना, अराउंड ए न्यूक्लियस। तो गाइस उसके बाद देखो एक चीज मैं लिखी है, क्वांटम नंबर्स आर द आउटकम ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूछा जा सकता है कि बताओ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कौन सा अपना क्या नाम है क्वांटम नंबर आउटकम पे नहीं आता। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया था, ठीक है ना। बाकी सारे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए थे, आउटकम उसी के थे, हमको वो नहीं देखना कि कैसे आए थे, ठीक है ना। अभी उसको आगे देखना, जब आप मास्टर्स में आओगे तब देखेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो अब गाइस नोड्स के बारे में बात करते हैं। गाइस नोड्स क्या होता है, नोड्स वो रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी 0 होती है, 0 कि मतलब इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना उधर 0 हो जिस पॉइंट पे, उसको नोड बोलते हैं गाइस। तो रेडियल नोड का मतलब क्या कि वो कोई ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 हो, तो उसे रेडियल नोड बोलते हैं गाइस। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे उसका निकालने का फॉर्मूला है सिंपल, n माइनस l माइनस 1, ठीक है ना, बहुत क्लियर है। इसी तरह गाइस एंगुलर नोड होता है, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ नोड निकालने का l। तो टोटल नोड्स क्या आएगा गाइस, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड कर देंगे तो टोटल नोड आ जाएगा। तो इन दोनों का प्लस करोगे तो n माइनस 1 ही आएगा। तो ये हमने सब कुछ देख लिया यार कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, वेव फंक्शन देख लिया कि उसका किस किस का कॉम्बिनेशन है, फाई स्क्वायर देख लिया क्या होता है, क्वांटम नंबर देख लिया कि इसी का आउटकम है, कौन सा नहीं है वो भी देख लिया, नोट्स देख लिए हमने सारे। तो आई होप इधर तक सब क्लियर है यार, ठीक है ना। इसको देखो, मैं एक बार फिर देख लूं यार कैमरा बंद तो नहीं हो गया, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं अपने, उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ठीक है कैमरा चल रहा है अपना। तो देखो लास्ट पार्ट पे आते हैं, देखो मैक्सिमम करा रहा हूं, इससे बाहर आपको नहीं जाना, बार बार बोल रहा हूं कि बाहर ना जाना इससे। फॉर एस ऑर्बिटल आर नोट बराबर होता है 2a नोट के। आर नोट क्या गाइस, रेडियस ऑफ रेडियल नोड, है ना, रेडियल नोड का रेडियस। तो रेडियस ऑफ रेडियल नोड बराबर होता है 2 टाइम a नोट। a नोट क्या है, बोहर रेडियस। तो मैंने आपको रेडियल नोड और बोहर रेडियस के बीच में एक रिलेशन बता दिया s ऑर्बिटल के लिए। आपके सिलेबस में s ऑर्बिटल के लिए ही है, तो आपने बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब गाइस लास्ट देखो जिसपे अपने क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन जिस पे आए हुए हैं। तो ग्राफ्स बात करते हैं। आपको ऐसा पूछेंगे कि बताओ 1s का ग्राफ बताओ, इस साइड कोई ऐसी चीज दे देंगे और इस साइड r दे देंगे। तो आपको पूछेंगे बताओ, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दें और पूछेंगे कि 1s का ग्राफ बताओ। तो गाइस अब मैं देखो आपको एक चीज बताऊंगा, वैसे ही आपको ग्राफ को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, n माइनस l माइनस 1 फाइंड करना है, दैट मीन्स रेडियल नोड निकाल के रख लेना है। आपने एक बार रेडियल नोड निकाल लिया, काम खत्म। देखो जैसे 1s के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0।
तो 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 0 माइनस 1, तो अपना 0 आ गया। तो 0 आया, इससे मतलब गाइस आप क्या लगा सकते हो कि 0 का मतलब कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 0 बार कट करेगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी लाइन बताई मैंने कि जब 0 आएगा तो मतलब इसका ग्राफ इस एक्स एक्सिस को 0 बार कट करेगा, ठीक है ना। जैसे देखो 2s का है तो n माइनस l माइनस 1, ठीक है, तो अपना 1 आया तो एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक 2s का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। 3s का ग्राफ क्या होगा, इसका n माइनस l माइनस 1 निकालेंगे तो 2 आएगा। तो ये देखो 2 बार ग्राफ को कट कर रहा है, देख रहे हो ना, 2 बार ग्राफ को कट कर रहा है। तो अपना 3s का ग्राफ है गाइज। मैं आपको सीधा इंप्लीमेशन दे रहा हूं कि आप कैसे बता सकते हो कि ये 3s का ग्राफ है कि 2s का है, ठीक है ना। उसके बाद देखो 3p का ग्राफ, तो 3p का भी n माइनस l माइनस 1 निकाल लो, तो ये देखो a अपना हो गया, ये देखो p। अच्छा गाइज आप ये याद रख सकते हो, एक चीज और याद रख सकते हो कि s का जो ग्राफ है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन p का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना। तो देखो ए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। इसको ना मान लेना है, तो इधर से कट नहीं किया ना अभी, इधर से वो स्टार्ट ही हुआ है, तो एक बार कट कर रहा है, ठीक है ना। तो पी का ग्राफ है, आप मान सकते हो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार कट कर रहा है, तो 3p का ग्राफ हो गया अपना। तो गाइज लास्ट में देखो 2p का ग्राफ, तो 2p का ग्राफ देखो रीजन से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस l माइनस 1 इसका 0 है, तो अपना एक भी बार कट नहीं करेगा, तो अपना 2p का ग्राफ हो गया। तो गाइस देखो ग्राफ निकालना कितना इजी मैंने आपके लिए कर दिया। तो आई होप यार आपको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मजा आया होगा। मेन आपका काम इसी का था, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ यार अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है। तो इसी के साथ मिलेंगे नवी वीडियो में नवे चैप्टर के साथ पूरी एनर्जी के साथ। तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।